दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। मैंने कैसे मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025, आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। बेहद सादगी और संजीदगी के साथ किसी कार्यक्रम को खूबसूरत और वर्थ इट कैसे बनाया जा सकता है, यह खास अंदाज दिल को भा गया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देश भर में एलिमेंट्री एजुकेशन की बेहतरी के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है और मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भीमताल ब्रांच से आमंत्रण मिला इस मौके पर शामिल होने का। मौके पर उपस्थित हम सभी महिलाओं को महिला दिवस से भावनात्मक रूप से जोड़ पाने में फाउंडेशन सफल रहा और कार्यक्रम को सही मायने में परिभाषित किया। महिलाओं के लिए अगर कोई बात करे खास तौर से, तो बिना पुरुषों के हम नहीं सोच सकते। मतलब ये वर्सेस जैसा तो कुछ है नहीं, है ना। ये कुछ ऐसा है कि जब दोनों ही बैलेंस होंगे तभी जाके हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो हम चाहते हैं कि समाज को कैसा होना चाहिए, तभी वो इस तरीके से हो पाएगा। और आप सबको एक बार फिर से बधाई। तो आज हम थोड़ा सा इस अनौपचारिक बातचीत को 2-3 हिस्सों में करेंगे। 3 मिनट में हम इसका क्या इतिहास है जस्ट रिकॉल के तौर पे। दूसरे हिस्से में हम कुछ ऐसी महिलाओं से आपको मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप ही की जैसी वो महिलाएं रही हैं। और तीसरे हिस्से में लकीली हमारे बीच में भी एक महिला है जो बहुत सारे सोशल इश्यूज पे काम करते रहती हैं। तो मैं सोचा था छोटा सा इंट्रोडक्शन तो उसी समय हम लोग कर लेंगे उनके साथ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस साल की थीम है एक्सेलरेट द एक्शन। तो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत हुई थी महिलाओं को वोट का अधिकार देने पर, कि हमें वोट का अधिकार चाहिए। तो ये अमेरिका में हो रहा था, लेकिन यूरोप और बाकी सारे देशों में भी बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी। तो एक जर्मन एक्टिविस्ट थी, लोगों को जागरूक करती थी, महिलाओं को जागरूक करती थी। तो अक्सर हम महिलाओं को कामकाजी महिला, घरेलू महिला को कभी कामकाजी महिला के रूप में नहीं देखा जाता। उसका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली जाती है। क्लारा इस मामले में काफी मुखर थी। मैं कह रहा हूँ सिर्फ हमारा काम नहीं है। फाइनली जो पहला वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया गया तो 20 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया। क्योंकि आज हम 8 मार्च को मनाते हैं, तो 1917 में एक और घटना होती है पूरे विश्व में, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। रूस में एक क्रांति होती है, जारशाही का अंत होता है। और जारशाही का अंत हुआ 8 मार्च में 1917 को। और वो पहला बड़ा आंदोलन था, मतलब जिसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं उसको। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी की और अंततः जार को अपना शासन छोड़ना पड़ा, प्रजातांत्रिक तरीके से सत्ता सौंपनी पड़ी। तो जो ये इनके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने महिलाओं के, रूस की महिलाओं की उस शक्ति को, उसको समझते हुए, उसको मान्यता देने के लिए, उसको औपचारिक रूप से रूस में 8 मार्च 1917 को पहली बार वुमेन्स डे मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र को 58 साल लग गए मान्यता देने में। अंततः 8 मार्च 1975 को सर्वसहमति से संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों की 189 देशों की सहमति से तय हुआ कि 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे के रूप में मनाएंगे। मनाने का उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं के जो अधिकार हैं, सशक्तिकरण है, उनकी समानता है, उनकी समता है, उन पे बार बार बात करते रहें। पहले भी कहा 2024 की थीम देखेंगे तो उसकी थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। यानी कि आप महिलाओं में इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, समय इन्वेस्ट करिए उनके पीछे, समानता समता के अवसर इन्वेस्ट करिए। इस साल कहा गया है कि आप उस एक्शन को एक्सेलरेट करिए, उसमें तेजी लाए। तो क्लारा जेटकिन को हम सैल्यूट कर सकते हैं, करना चाहिए। एक यंग महिला जिसने अपने तमाम जिंदगी को इसलिए समर्पित कर दिया कि वो महिला अधिकारों पर बात कर पाए। तो उत्तराखंड की पहली स्वतंत्रता सेनानी है, पहली महिला जो जेल गई, और इनका नाम है विष्णु देवी शाह। ये बागेश्वर की रहने वाली थी। और 1930 में जब पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी नमक सत्याग्रह हुआ। देहरादून में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, और जिन इलाकों में नहीं हो सका उन इलाकों में लोगों ने झंडा सत्याग्रह किया। वो एक अनूठा प्रयोग था, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रेरित होकर। उस समय कांग्रेस का झंडा था जिसमें बीच में चक्र के बजाय चरखा बना होता था। तो इस झंडे को लेके आप आगे चलें। सत्याग्रह के लिए आपके पास कुछ ताकत होनी चाहिए, तो झंडा आपको ताकत देगा। ये वो महिला थी जिसने अल्मोड़ा में झंडा फहराया और उसके अगेंस्ट इनको जेल हुई 1930 में। ये उत्तराखंड से पहली महिला निर्वाचित सांसद, इसका नाम है कमलेंदु मती शाह। ये टिहरी रियासत की रानी थी।
मूल रूप से ये हिमाचल मंडी जो स्टेट है, मंडी स्टेट की राजकुमारी थी। और जब इनकी शादी टिहरी रियासत में हुई और उसके बाद भारत आजाद हुआ, तो ये चूंकि बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, चूंकि राज परिवार से थी, तो एक लेवरेज था उनके पास। उन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए शिक्षा पे काफी सारा काम किया। ये गौरा देवी है। जिस तरीके से उन्होंने वृक्ष बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई, अनुकरणीय कदम था। 1974 में जो महिला बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, जो महिला केवल घर के काम करती है, घर से जंगल जाती है, जंगल से घर आती है, उस महिला ने ऐसा काम किया जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिपको के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी छोटी सी कहानी यह है कि इनके गांव रेणी, जो इनका गांव है चमोली में, माणा के पास, वहां अंगू के पेड़ थे। एक पेड़ ऐसा होता है जो बहुत हल्का होता है उसकी लकड़ी, लेकिन बहुत मजबूत होती है, तो वो क्रिकेट के बैट बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उस समय इलाहाबाद की एक कंपनी थी, साइमंड एंड गुड्स कंपनी, उसको ठेका मिला था उस जंगल का, लेकिन लोगों ने विरोध किया क्योंकि उनकी आजीविका उस पर टिकी थी। और सरकार ने एक ऐसा दिन चुना ठेकेदारों को भेजने के लिए जिस दिन गांव के सारे पुरुष गोपेश्वर बुलाए गए थे, उससे पहली बरसात में हुए लैंडस्लाइड का मुआवजा लेने के लिए। एक सोची समझी चाल के तहत। तो इनके समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जंगल तो हमारी जान है, अगर ये कट जाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। अब आप सोचिए उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय। इन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इन पेड़ों के साथ कट जाएंगे। हर पेड़ से हर महिला ऐसे चिपक गई और जो नेपाली मजदूर से उनसे कहा कि हमें काटो, उसके बाद तुम पेड़ काट लेना। फाइनली उनको वापस लौटना पड़ा, सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। बड़ा क्रांतिकारी कदम था एक ऐसी महिला के लिए। उसको पता था कि अगर जंगल कटेगा तो जंगल होंगे तो हम होंगे, वो नारा लगाती थी। ये अकेला आंदोलन था जिसने पूरे दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता को जागरूक किया। और ऐसा नहीं था कि चिपको पहली बार हुआ। आप देखेंगे 15वीं-16वीं शताब्दी में राजस्थान में काम हो चुका है। पहली बार खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, बिश्नोई समाज ने किया था। खेजड़ी आप जानते होंगे, कांटेदार पेड़ होता है, हमारे लिए भले उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस जगह वो हो रहा है, जिन परिस्थितियों में हो रहा है, वहां के लिए वही सब कुछ है। तो वहां की महिलाओं ने भी ऐसा किया था, लेकिन उसमें और इसमें इतना फर्क था कि वहां पुरुष थे, सब कुछ था। यहाँ एक ऐसी महिला जिसको कुछ नहीं मालूम, कोई आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ कहा कि मैं जंगल नहीं बचाऊंगी तो हम नहीं बचेंगे। पहली महिला पुलिस डीजी देश की, और उत्तराखंड को उसका गौरव है कि उत्तराखंड में पहली महिला बनी डीजीपी। राधा रतूड़ी है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। स्कूल, अपना जो स्कूल है उसको संभालने में हमें कितनी दिक्कत होती है, आप समझ सकते हैं। आप सब ज्यादातर लोग जो हेड हैं, तो सोचिए वो पूरे प्रदेश को संभाल रही है, और वो भी IAS, PCS, IPS सब कुछ को संभालना है एक महिला होते हुए। तो एक बार ऑफिस गए तो शाम को कब लौटेंगे पता नहीं उनका। कब सचिवालय में ज्यादातर मीटिंगें शाम को 5 बजे बाद होती है। तो आप सोचिए एक महिला अपना घर भी चला रही है, सब कुछ। क्रिकेटर, बहुत क्रिकेटर है, बहुत चर्चित रही लड़की, एकता बिष्ट। और शुरुआत में इसके लड़की होने पे कहा कि नहीं आप लड़की होकर कैसे खेल सकते हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल है। उत्तराखंड से पहली इंटरनेशनल क्रिकेटर कर रहा था। एक और बड़ी महिला है जिनके बारे में हमें शायद पता होना चाहिए और पता भी होगा आप लोगों को, गंगोत्री गर्ब्याल। वो एक विलक्षण प्रतिभा की महिला थी, और वो ऐसी महिला जिसने कक्षा 6 से अल्मोड़ा में अपने साथ वालों के साथ परिवार से दूर रह के पढ़ाई की। अपने पिता से जिद की कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे शिक्षक बनना है। उन्होंने अपने घर, गांव और आसपास के समाज की उन लड़कियों को मदद की, पैसे से भी और बाकी चीजों से भी, जो नहीं पढ़ पाती थी इस कारण से, क्योंकि उस दौर में मुंशियारी से अल्मोड़ा आना पड़ता था हायर एजुकेशन के लिए। 6ठी से ही अल्मोड़ा आना पड़ता था। पिथौरागढ़ में भी 7-8 तक सुविधा थी, इंटर कॉलेज की सुविधाएं नहीं थी, और लड़कियों के लिए तो खैर था ही नहीं। और वो उनकी एक आत्मकथा है यादें करके, वो कहते हैं कि मुंशियारी से घोड़ों में आते थे अल्मोड़ा, 4-5 दिन का पड़ाव होता था। अब आप सोचिए, मतलब आजादी से पहले की बात है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली का कोई अता पता नहीं है। अल्मोड़ा जैसे शहर में आके रहना, अपनी पढ़ाई करना, हॉस्टल में रहना, एडम्स स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद उस एहसान को भूलना नहीं। तो कई बार हमारे जो ये हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हम उनकी कहानियां भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हमारे लिए एक रोल मॉडल जो है, वो शायद हम कहते हैं ना बच्चों से कि उनमें संस्कार नहीं है, आज वो किसी को समझते, कहाँ से समझेंगे? हम ही उनको नहीं समझा पाए, हम ही उनको नहीं दिखा पाए, तो कहाँ से होगा? इसलिए मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हर बार बात करता हूँ कि नैतिक शिक्षा किसी किताब पढ़ने से नहीं आती, वो आपके एक्ट से आती है। अगर मैं अपने किसी पुरखे का, अपने किसी ऐसे अनसंग हीरो का उसके सामने जिक्र करता हूँ, तो उसे भी लगेगा हाँ यार कुछ तो था। लेकिन अगर आप पुराना समय देखें, जहाँ रिटर्न नहीं था, ओरल ट्रेडिशन चलता था, वहाँ ये कथाएं हजारों साल तक चलती रही। महिलाओं के लिए कलकत्ता में पहला निःशुल्क स्कूल खुला, ये उसका चित्र है, ये बंगला में लिखा हुआ है, नीचे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, और एड्रेस आप देखेंगे तो ये
काली कृष्ण गर्ल्स स्कूल नाम 1847। लेकिन ये इस विद्यालय की खासियत ये है कि ये पहला स्कूल था जो विशुद्ध रूप से भारतीयों ने स्थापित किया ब्रिटिश राज के अंतर्गत। पहला निःशुल्क विद्यालय है 1840 लड़कियों के लिए खास तौर से। के बाद ये दूसरा है पहला महिला कॉलेज 1999 में बंद हो गया मुझे लगता है। के बाद ये पहला विश्वविद्यालय भारत का विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए खास तौर से। ये अगेन भारत सरकार ने 5 रुपए का टिकट जारी किया है उनके, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको। बस आपको एक थोड़ा सा यात्रा कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा इतिहास कैसा रहा है महिला एजुकेशन का, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। सावित्रीबाई फुले पहली महिला दलित शिक्षक थी। 12-13 साल की उम्र में शादी होगी ज्योतिबा फुले से। ज्योतिबा फुले करीब 10 साल बड़े थे इनसे, तो पढ़ने का बहुत शौक था। ज्योतिबा फुले ने ये कहा कि नहीं आप पढ़िए। ज्योतिबा शायद इनको सपोर्ट नहीं करते तो नहीं कर पाती उस दौर में। जब ये इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली तो इन्होंने ज्योतिबाई कहती थी उनको कि ज्योतिबा हम लोग जो हमारी अड़ोस पड़ोस की बच्चियां हैं उनको हम पढ़ाएंगे। तो वो डरते थे उसमें, क्योंकि एक तो महिला, उसके ऊपर से दलित, कैसे पढ़ाएंगे। तो पड़ोस में एक छोटी सी झोपड़ी थी इनके मित्र की, उसमें पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब निकलती थी घर से तो कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई उनकी धोती पकड़ के खींच रहा है, मतलब इस तरह की हरकतें होती थी उनके साथ। तो परेशान हुई शुरू में। तो ज्योतिबा इनसे कहते हैं कि इनकी आत्मकथा में एक जगह पे कि भाई अगर तुम्हें परेशान हो जाओगी तो नहीं कर पाओगी। दिल्लीवाड़ा एक जगह है पूना में, वहां पर उन्होंने अपना स्कूल शुरू किया 1848 में। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है उस गुलाम भारत की, उस जाति भेद से घिरे हुए समाज की, उस भारत की जहां महिला का तो स्थान था ही था नीचे, उसके ऊपर से दलित महिला तो और भी नीचे थी, मतलब सबसे अंतिम पायदान में थी। मानी जाती हैं कादम्बिनी बोस गांगुली अगेन एक और उपलब्धि थी कि पहली महिला जो ग्रेजुएट हुई। मदर टेरेसा के बारे में आप सब जानते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। ये भारत की पहली महिला साइंटिस्ट कमला सोहोनी, पहली डॉक्टरेट इनको मिली थी PhD, जिन्होंने सीवी रमन से लड़ाई की थी। सीवी रमन सब जानते हैं। तभी अपनी PhD डिग्री एडमिशन, PhD के एडमिशन के लिए रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में गई बेंगलोर में। तो रमन ने इनको एडमिशन नहीं दिया, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ महिलाओं के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है। ये रमन ने बाद में खुद एडमिट किया और उन्होंने लिखा है इसके बारे में रमन ने कि मैंने ऐसा कहा। तो ये जिद पे अड़ गई। रमन ने शायद ये कहा इनसे कि ठीक है आपने जो करना कर लो। इन्होंने कहा मैं भूखी रहूंगी, इन्होंने कहा रह जाओ। ऑफिस था उसके बाहर सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। आगे रमन को इनको एडमिट करना पड़ा, इन्हें आप PhD इनरोल करिए। और ये पहली महिला साइंटिस्ट थी और पहली महिला बायोकेमिस्ट थी। इसरो में आज देखेंगे तो इसरो में सबसे अच्छा अनुपात माना जाता है महिलाओं का, कि महिला साइंटिस्ट सबसे ज्यादा। इनका नाम है सरला ठकराल और ये भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट है। तो इन्होंने कहा कि मैं साड़ी में ही फ्लाइंग उड़ाऊं। DGCA को झक मार के परमिशन देनी पड़ी। और ये 21 साल की थी जब इन्होंने अपना लाइसेंस ले लिया था। बचन के बाल सब जानते हैं आप इनको। इनकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। जब ये छोटी थी तो इनके बाल लंबे थे खूब। कारण था कि आप जब चढ़ते हो तो बहुत सारी दिक्कतें होती, तो आपको बाल कटवाने पड़ेंगे। तो उसने कहा हम तो शौक तो था ही, लेकिन माँ तैयार नहीं थी कि यार इतने अच्छे बाल हैं लड़की के, कैसे इतने मेहनत से पाल रखा, साल 16 संभाला मैंने टाइप का गाना याद आ रहा होगा उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, लड़ाई की और एक मुकाम पाया। तो उसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने उसके बाद माउंट एवरेस्ट को विजिट किया है। बचेंद्री पाल, कल्पना चावला के बारे में सब जानते ही, हमारी किताबों में है, कहानियां हैं। एक और महिला जो इसी से जुड़ी हुई है सुनीता विलियम, कब से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। अभी आने की एक और संभावना थी, वो फिर से कमजोर हो गई है क्योंकि कल उनका जो स्टार फॉक्स का रॉकेट था वो जल गया है, पता नहीं कब लौट के आएंगी। तो ये पिक्चर आपने देखी होगी, नीरजा नाम की एक फिल्म में। और ये 23 साल की वो छोटी सी बच्ची जिसने अपनी जान दांव पे लगा के 260 पैसेंजरों की जान बचाई जब एक विमान हाईजैक हुआ था। और किस तरीके से उसने वो किया, आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शबाना आजमी ने इनकी माँ का रोल किया है। देखेंगे तो शबाना आजमी का बाद में कहीं इंटरव्यू है, शबाना कहती हैं कि मुझे वो इतनी लंबी अपनी मेरी जर्नी रही है बॉलीवुड की, ये रोल निभाने में मुझे जितनी दिक्कत आई उतनी कभी नहीं आई। ये पहली महिला है जिसको भारत के शांति में काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मिला, अशोक चक्र। ये एक अकेली महिला है जिसको पाकिस्तान ने भी तमगाए पाकिस्तान दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे कि पाकिस्तान की जमीन पे वो जहाज था उस समय। एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, 15-16 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो घर परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। भारत की पहली हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली महिला बनी, बड़े बड़े ट्रक चलाती है।
वाकई मतलब हमारी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि महिला कितनी एक्सपर्ट हो, लेकिन सामने से अगर कोई पुरुष आ रहा है, मैं महिला आ रही, थोड़ा साइड हो पहले से बायस्ड होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी पेरेंटिंग होती है तो हम क्या करते हैं, अगर ब्रेड भी लेने जाना है तो हम बॉय को भेजते हैं। जो हमारे समाज में जो बॉयज हैं उनको बचपन से एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है, वो अलग अलग साइकोलॉजी के लोगों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, उनको पता चलने लगता है कहाँ किससे किस तरह से ट्रीट करना है, कौन कितनी चालाकी कर रहा है। और लड़की हमारी घर के दायरे में रहती है, ये समझ नहीं होती है तो उसे ये सुनना पड़ता है, अरे तुम्हें नहीं पता है। तो धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी क्या हो जाती, हाँ मुझे नहीं पता है, और वो अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सोचने लग जाती है। अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो एक लड़की को कितने बार, भले उसे ड्राइविंग आती होगी, लेकिन उसको कितने बार मौका मिलता होगा, कम बार मिलेगा एज कम्पेयर टू द मेल पार्टनर, उनको ज्यादा। तो किसकी एक्सपर्टीज ज्यादा होगी बताइए। तो कहीं ना कहीं समाज में हम बच्चों को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन किसको जरूरत है, पेरेंट्स को जरूरत है। I